नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे आप सभी, उम्मीद है अच्छे होंगे। अंशु, पूजा, कमल, पुष्पा, अवधेश, दिनेश, किंग, ईशा, मुस्कान, अनु सैनी, प्रवीण, अंकुर, मनीषा, आस्था, रजनी मिश्रा, सभी को मेरी तरफ से अगेन गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको आज कराने वाली हूँ आपातकालीन उपबंध, जिसमें मैंने कल आपका राष्ट्रीय आपातकाल शुरू किया था। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, किन आधारों पर की जाती है, वो किस आर्टिकल में है, ये मैंने कल की क्लास में आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और आपका चैप्टर चल रहा है आपातकालीन उपबंध। इसकी पीडीएफ मैं आपको एडवांस में दे चुकी हूं। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। तो मैं कल जहां से पढ़ा रही थी मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। तो मैंने आपको बताया था कि आपातकालीन उपबंध में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। इसके बारे में हमने बात की थी, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान है। मैंने पूछा था कि ये कितनी बार लग चुका है, कितनी बार। तो आपको मैंने बताया था 3 टाइम्स, है ना। और 3 टाइम्स बताया था। कब कब? 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था, 1971 जब पाकिस्तान के साथ अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने अटैक किया था, 1975 में मैम आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति जिसको हम कहेंगे इंटरनल डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, है ना, तो उस समय पर आपके देश के प्रधानमंत्री कौन थे और उस समय पर आपके देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो बेटा जी, इस समय पर आपके देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और आपके देश के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू जी थे आपके पीएम। तो यहां लिख लेना ये पीएम थे और यहां लिख लेना कि ये प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर आपकी जब दूसरी नेशनल इमरजेंसी लगी, उस समय पर आपके देश के प्रधानमंत्री कौन थे और तीसरी में कौन थे? तो प्यारे बच्चे, यहां पर आपकी पीएम थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और जिस समय इंदिरा गांधी जी आपकी दूसरी इमरजेंसी के समय प्रधानमंत्री थी, उस समय पर आपके देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके वीवी गिरी जी, वीवी गिरी जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और तीसरी में भी आपके देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और यहां पे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि बेटा जी ध्यान से नहीं सुनोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। पूरा फोकस आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया एक सिंपल सा कि कौन प्रेसिडेंट था और इस समय पर कौन आपके जो हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि 1962 में लगी, 1971 में लगी और 1975 में लगी। आपको मैं ये बता दूं कि 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था तो इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे किया गया, और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि यहां पर अपनी तानाशाही का प्रयोग किया। इंदिरा गांधी जी ने, कहा जाता है कि आपकी 1971 वाली इमरजेंसी खत्म भी नहीं हुई थी और इंदिरा गांधी जी ने 1975 में अगेन इमरजेंसी लगा दी। और कारण क्या था? अपनी सरकार को बचाना। कारण क्या था बेटा जी? तो आप कहेंगे कि मैम अपनी सरकार को बचाना, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चे, इमरजेंसी के समय पर इलेक्शन नहीं होते हैं और जो पुरानी सरकार होती है वही काम करती है, जो पुरानी सरकार होती है बेटा वही काम करती रहती है। तो इंदिरा गांधी जी ने यहां पर इमरजेंसी का गलत प्रयोग किया था,
ठीक है, गलत प्रयोग किया था। और ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, इसका उन्होंने गलत अर्थ निकालकर इमरजेंसी को डिक्लेयर करवाया था। और प्यारे बच्चों, आपको मैं ये भी बता दूं कि इंदिरा गांधी जी जब 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, उन्होंने जब ये डिक्लेयर किससे करवाई होगी, तो मैम जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट से करवाई होगी, क्योंकि इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। मैम इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का अधिकार जो होता है वो होता है हमारे देश के राष्ट्रपति जी को, ठीक है, उनको अधिकार होता है। तो इस समय पर आपके प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद जी। तो इंदिरा गांधी जी ने किसी से भी नहीं पूछा, इंदिरा गांधी जी ने किसी से भी डिस्कस नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं किया, ठीक है, कोई भी किसी से बातचीत नहीं की, और फखरुद्दीन अली अहमद जी को कह दिया कि भाई जल्दी से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। अब फखरुद्दीन अली अहमद जी ने क्या किया, फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इंदिरा गांधी जी के कहने पर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। मतलब यहां कैबिनेट से कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ कि इमरजेंसी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, कोई भी यहां पर डिस्कशन नहीं किया। तो माना गया कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया है, तानाशाही का प्रयोग किया है, तानाशाही का। तो अब यहां पे क्या किया गया कि जब आपकी इंदिरा गांधी जी की सरकार खत्म हुई और आपके जो प्रेसिडेंट आपके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने वो बने थे मोरारजी देसाई। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो आपके संविधान में हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, यह संशोधन हुआ। इस संशोधन से एक तो क्या किया गया, पहला काम किया गया कि जो आंतरिक अशांति शब्द है यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है, इस आंतरिक अशांति शब्द को यहां से क्या कर दिया गया बेटा जी, आप कहोगे कि मैम संविधान से रिमूव किया गया, रिमूव किया गया, हटाया, ठीक है। और इसकी जगह पर, इस वर्ड की जगह पर एक शब्द जोड़ा गया, एड ऑन किया गया, जोड़ा गया, जो मैंने कल आपको लिखवाया था, सशस्त्र विद्रोह शब्द, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, यानी कि आर्म्ड रिविलियन, आर्म्ड रिविलियन शब्द को मैम यहां पर जोड़ा गया था। तो इस संशोधन के द्वारा पहला कि आंतरिक अशांति शब्द को हटाओ ताकि आगे कोई भी प्राइम मिनिस्टर इसका मिसयूज ना कर सके। और दूसरा, इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, दूसरा मैम यहां पे बोला गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति, मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति यानी रिटन अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, रिटन अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। केवल प्रधानमंत्री के कहने पर अगर प्रेसिडेंट ने यहां पर डिक्लेयर किया तो फिर प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चनिंग हो सकती है, क्योंकि यहां पर आपकी इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने मिसयूज किया था। तो आगे कोई भी प्रधानमंत्री इस इमरजेंसी का मिसयूज ना कर सके, तानाशाही ना दिखा सके, इसलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान में रखना है। अब बेटा जी घोषणा जो है उनके आधार मैं आपको कल बता चुकी हूं, अब आपको बताना है कि घोषणा के बाद क्या लेना होता है, घोषणा के बाद लेना होता है मैम अनुमोदन। क्या लेना होता है बेटा जी, अनुमोदन लेना होता है। अनुमोदन को क्या कहते हैं, अप्रूवल कहते हैं। और ये अप्रूवल बेटा जी कहां से लेना होगा, तो मैम लोकसभा और राज्यसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से लेना होता है कि भाई जो राष्ट्रपति जी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। एक मिनट रुक जाइए, ओके, वेट,
ठीक है, वाईफाई चेंज कर दिया है मैंने, दूसरा वाईफाई लगा दिया है, आपकी बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं। चलिए, अब नहीं होगा रिपीट, अब नहीं होगी क्लास रिपीट। एक बार देखिए फटाफट से, अभी ठीक है, अभी ओके। एक बार और रिफ्रेश कर देती हूं मैं वीडियो को। चलिए, वाईफाई चेंज कर दिया है मैंने, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अभी बताइए मुझे, अभी फटाफट से, दूसरा वाईफाई कनेक्ट कर दिया है मैंने, हो सकता है कि उसकी स्पीड कम आ रही हो। अब ओके है, ओके है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं कह रही थी कि जब राष्ट्रपति आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, उसके बाद लेना होता है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति, कि भैया आपके राष्ट्रपति जी ने जो घोषणा की है, क्या लोकसभा और राज्यसभा उससे सहमत हैं? तो यहां पे अप्रूवल लिया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि अप्रूवल का समय कितना होता है। यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया अनुमोदन का समय कितना होता है, अनुमोदन का समय पूछा जाएगा, है ना। तो आप पता है क्या आंसर करोगे, तो आप कहोगे घोषणा के दिन से, घोषणा के दिन से, घोषणा के दिन से 1 माह के अंदर अंदर, 1 माह के अंदर अंदर, यानी विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ क्या लेना होता है, अप्रूवल। ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति जी ने, मान लीजिए आज कितनी तारीख है मैम, 26 अक्टूबर है आज, तो 26 नवंबर के अंदर अंदर क्या लेना होगा, अप्रूवल, की जो नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है वो सही है या गलत है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे सुनिए, आगे बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन बनता है कि अनुमोदन जो लिया जाता है, जो अनुमोदन लिया जाता है वो किस बहुमत से लिया जाता है, मतलब कौन सी मेजॉरिटी यहां पर यूज करती हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो बेटा जी इसे कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत कह सकते हो, या मेजॉरिटी कह सकते हो, या फिर इसी को कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। 2/3 बहुमत को ही कहा जाता है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से। लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। भानु कह रहे हैं नहीं लिया तो, ऐसा हो ही नहीं सकता, संविधान में प्रावधान है, आपको करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, एक क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है कि अगर मैम अनुमोदन यानी कि अप्रूवल अगर नहीं दिया गया तो क्या होगा, अगर ये नहीं दिया गया तो क्या होगा। अगर नहीं दिया तो बेटा जी आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो समाप्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, अप्रूवल अगर नहीं दिया तो। ठीक है, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुमोदन के बाद, अनुमोदन के बाद अगर अनुमोदन दे दिया जाता है, अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक, कितने समय तक लागू रहता है, कितने समय तक लागू रहता है, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा जी ध्यान रखिएगा, 1 टाइम अप्रूवल, 1 टाइम अप्रूवल, एक बार अनुमोदन से, एक बार अनुमोदन से 6 माह तक लागू, 6 माह तक लागू, यानी 6 मंथ तक आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई पूछे, लेकिन अगर मैम हमसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है, अधिकतम समयावधि कितनी होती है मैम, अधिकतम समयावधि, तो आप क्या कहेंगे, अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकते हैं,
अनिश्चित काल के लिए लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि एक बार अप्रूवल लेके निश्चित काल के लिए लगा सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। जैसे मान लीजिए वन टाइम अप्रूवल मिल गया तो 6 महीने तक, फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर अप्रूवल लेना होगा, फिर 6 महीने तक, फिर 6 महीने के बाद फिर अप्रूवल लेना होगा, फिर 6 महीने तक। यानी कि आप कह सकते हो नो लिमिट, यानी आप कह सकते हो नो लिमिट। यानी फर्स्ट टाइम अप्रूवल का समय कितना होता है, तो 1 मंथ, और उसके बाद हर 6 महीने पर लेकर आप इसको अनिश्चित काल के लिए लगा सकते हो। इसका कोई भी मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं होता है। मैं अगेन आपको यहां पे अभी बताऊंगी, पहले एक बार पूरा पढ़ लो। जो 3 इयर्स बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो प्रेसिडेंशियल रूल होता है, वो राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, अब यहां पे बच्चे पूछ रहे हैं कि इमरजेंसी का पीएम को क्या फायदा होता है। चलो अब तुम्हें यह भी पता चल जाएगा। अनुमोदन हो गया प्यारे बच्चे, अब अधिकतम समयावधि हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो आप मुझसे पूछ रहे हो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, इसके हम प्रभाव देखेंगे, इफेक्ट्स देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में लगता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसके क्या प्रभाव होते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप मेरी बात को ध्यान रखना, जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो बेटा जी हो जाता है शक्तियों का केंद्रीयकरण। शक्तियों का केंद्रीयकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। एक इमरजेंसी समझ लोगे तो फिर आपको सारी समझ में आ जाएंगी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मैम जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। आपने हमें बताया था कि 7th शेड्यूल के अंदर, 7वीं अनुसूची के अंदर आपने हमें बताया था कि एक होती है संघ सूची, एक आपने हमें बताई थी एक होती है मैम राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और एक आपने बताई थी समवर्ती सूची। तो आपने हमें बताया था कि यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और मैम कॉन्करेंट लिस्ट पर यानी समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं, दोनों यहां पर बनाते हैं। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इन तीनों सूचियों पर कानून केवल कौन बनाता है? केंद्र सरकार। यानी राज्य सरकार की शक्तियां भी किसमें चली जाती हैं? केंद्र सरकार में। यानी नॉर्मल सिचुएशन में जो पावर्स का डिवीजन हो रहा होता है, जो विभाजन हो रहा होता है, वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं, वो एक ही सरकार के पास चली जाती हैं जिसका नाम है केंद्र सरकार, जिसका नाम है केंद्र सरकार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब आपका नॉर्मल सिचुएशन रहती है तो पावर ऑफ डिवीजन होता है, यानी संघ अपना काम करता है, राज्य अपना काम करता है। लेकिन यहां पर जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय पर शक्तियां एक जगह पर आ जाती हैं, किसके पास? केंद्र सरकार के पास। इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है? पहला मैम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो जाता है, शक्तियों का केंद्रीयकरण हो जाता है। आगे प्यारे बच्चे इसका और क्या प्रभाव पड़ता है? और मैम प्रभाव पड़ता है कि यहां पर देखो ध्यान से, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के समय संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा या विधानसभा, विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं कई बार इसकी इंग्लिश लिखवा चुकी हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल को, के कार्यकाल को, कार्यकाल मतलब टेन्योर, के कार्यकाल को एक बार में
एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है। क्यों बढ़ा सकती है मैम? अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर हम बात करें, अगर 5 साल पूरे हो जाएं तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? पुरानी लोकसभा के कार्यकाल को क्यों बढ़ाया जा रहा है, या विधानसभा के कार्यकाल को क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के समय इलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपके देश में निर्वाचन नहीं होते हैं। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इमरजेंसी के टाइम को बढ़ाया था ताकि उनकी सरकार बनी रहे, क्योंकि वो जानती थी कि भाई अगर नेशनल इमरजेंसी हटेगी तो उनकी सरकार हट जाएगी, लेकिन नेशनल इमरजेंसी रहेगी तो इलेक्शन तो रहेंगे नहीं, और संसद को लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बार में केवल 1 ईयर के लिए एक्सटेंड होता, मतलब बढ़ता है आपका समय, या इसको इंक्रीज किया जाता है। अब बच्चा पूछेगा कि अगर 1 साल से पहले इमरजेंसी हट गई तब क्या होगा? मान लो कि आज संसद ने लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया, और आज ही फिर क्या कर दिया, बढ़ाने के बाद में बोल दिया कि नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, तो भाई 6 महीने तक बस रहेगा, क्योंकि 6 महीने में इलेक्शंस हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने में क्या हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएंगे। तो जो 1 साल के लिए बढ़ता है, अब आप कहो कि मैम अगर दूसरा एग्जांपल ले, 1 साल से ज्यादा बढ़ा दे तो, मतलब नेशनल इमरजेंसी 1 साल के बाद भी रही तो फिर दोबारा बढ़ाएगी संसद। लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए। आपकी लोकसभा और विधानसभा का नॉर्मली टेन्योर होता है 5 इयर्स, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के समय अगर उनका टेन्योर कंप्लीट भी हो जाता है तो आपके नए इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। इसीलिए पुरानी लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल को ही बढ़ाया जाता है। विधानसभा बेटा जी बिल्कुल वैसे होती है जैसे सेंटर में लोकसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आप बोलते हो। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बहुत जल्दी में रहते हो तुम सब, पढ़ने में दिमाग नहीं है तुम सबका, सच में। मतलब मैं जो बता रही होंगी वो नहीं समझना, आगे का समझना है हमें, फिर पीछे का समझ नहीं आता, फिर बोल देना मैम हमें आपका पढ़ाया समझ ही नहीं आता, फिर बोल देना टीचर को चेंज कर दो, पर हम अपने में सुधार नहीं कर सकते। हम वो नहीं पढ़ सकते जो आप पढ़ाओगी, हम या तो आगे का पूछेंगे या पीछे का पूछेंगे। कमाल करते हो। मतलब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो अभी तक क्लियर थे ही नहीं। है ना? देखो अली सैफी पूछ रहे हैं नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है अभी तक, मतलब मैंने क्लास वहीं से शुरू की है। चलो आगे आ जाओ। तो क्या कर सकते हैं, कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है क्योंकि इस समय पर इलेक्शंस नहीं होते हैं। अब बच्चा पूछ रहा है आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आ जाइए, आम जनता। आर्टिकल 358 ये कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी जो है इसकी घोषणा राष्ट्रपति जी ने युद्ध यानी कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पर की है, इन दोनों में से किसी एक आधार पर भी अगर होती है, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होती है, तो आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। निलंबित मतलब सस्पेंड, खत्म नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं, केवल सस्पेंड होते हैं।
लेकिन अगर आप मुझसे बोलें तो, अगर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें कि मैम अगर आर्म्ड रिविलियन के बेस पर लगा हो तो बेटा जी आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। तो मैम आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा अगर नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिविलियन के बेस पर लगती है तो। लेकिन अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगती है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358। क्लियर है यहां पर? आगे देखिए, उसके बाद आपके बाकी फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्या मैम? बेटा जी आ जाओ, आर्टिकल 359 इसमें कहा गया है कि नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति जी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, क्योंकि ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, कि इस समय राष्ट्रपति जी मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकते हैं। निलंबित यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगी हो या ना लगी हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि क्या क्या प्रभाव होते हैं इसके, क्या क्या प्रभाव होते हैं इसके। ठीक है, अजय फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? है ना, इसीलिए कर रहे थे क्या इतनी देर से कि मैं आपका नाम लूं? आगे आओ। अब हम बात करते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है यानी राष्ट्रीय आपातकाल, लिखिएगा, इसे राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, कभी भी वापस ले सकते हैं। तो हर इमरजेंसी में आपको क्या पढ़ना है? इमरजेंसी को लगाने का आधार क्या होता है, मतलब वो क्यों लगाई जाती है, इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर करता है, इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद अप्रूवल का कितना समय होता है, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी हुई है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है प्यारे बच्चे, अगर हम उसकी बात करते हैं तो आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीजें यहां से बनती हैं और एक बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन बनता है कि आपके संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, ध्यान से सुनना, आपके संविधान में, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके संविधान में मंत्रिमंडल, एक शब्द आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं जिसको इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, का प्रयोग कितनी बार किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी बार किया गया है बताओ। सौरभ बेटा मैं पीडीएफ आपको एडवांस में दे चुकी हूं, पीडीएफ से हर बच्चे को समझ में नहीं आता है, पीडीएफ से पढ़ाना शुरू करूंगी तो फिर कहोगे हाथ से लिखो, हाथ से पढ़ा रही हूं तो लिखोगे पीडीएफ से लिखो। वेरी गुड आकाश,
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैम, ओनली वन टाइम, केवल एक बार। क्या कोई ये बता सकता है किस आर्टिकल में? क्या कोई इस क्लास में ये बता सकता है कि विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? ओनली वन टाइम बेटा। और पता है कहां पर किया गया है? आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में। आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में, जिसमें यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। क्लियर बच्चा? आगे आइए, ध्यान से सुनिए। तो ये वाला शब्द केवल एक बार यूज हुआ है, मंत्रिमंडल। कैबिनेट आपके संविधान में कई बार यूज हुआ है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द यूज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलिए ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको फिर आगे की चीजें भी पढ़नी है। और एक आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 352 और 355 में मैम क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 355। बेटा जी, आर्टिकल 355 में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह युद्ध, बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार। अब आप कहोगे मैम क्या डिफरेंस है इसमें? कोई भी डिफरेंस है? बताओ जल्दी से, बताओ बेटा जल्दी से, कोई डिफरेंस है? देखते हैं कितने बच्चे इस डिफरेंस को पहचान पाते हैं, बताइए जल्दी से। आर्टिकल 355 की डिमांड आ रही थी और 355 को मैंने बोर्ड पर लिखा है, मुझे बताइए कोई डिफरेंस है? बताइए जल्दी से। है कोई डिफरेंस? कौन पहचान पाया है डिफरेंस को? हाँ मैम, जय सिंह कह रहे हैं हाँ मैम है। प्यारे बच्चे, इसमें डिफरेंस ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति शब्द नहीं है। आर्टिकल 352 से आंतरिक अशांति शब्द को रिमूव किया गया है, लेकिन 355 में अभी भी आंतरिक अशांति शब्द है। 355 में आंतरिक अशांति शब्द है। अगर आपसे कभी भी 355 पूछा जाएगा तो उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड रहेगा, लेकिन 352 में इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के थ्रू हटा दिया गया है और वहां पर आर्म्ड रिविलियन यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। तो ये डिफरेंस है कि मैम 352 में इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन यहां पर है, और यहां पर केंद्र सरकार को राज्यों की सुरक्षा करने की बात की गई है। ठीक है, आगे चलिए। छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं, वही हमें पहचानने होते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी आपका राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंशियल रूल। अब मैं आपसे पूछती चली जाऊंगी क्वेश्चन,
प्रेसिडेंशियल रूल है। मैम यहां पर आपातकाल शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में आपातकाल नहीं, शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चे ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 356 में है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। फिर हमें पता होना चाहिए कि जिस तरीके से आपातकाल के आधार होते हैं, ऐसे ही राष्ट्रपति शासन का भी ग्राउंड होता है, इसका भी आधार होता है। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या होता है। तो प्यारे बच्चे इस आधार में लिखेंगे, किस आधार पर लगता है? आप कहेंगे राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल, यानी लिखना फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। ठीक है, किसके विफल होने पर? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। अब मैम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, मतलब जब राज्य संविधान के हिसाब से काम नहीं करते। राज्य को कहा जाता है कि भैया तुम्हारा बड़ा भाई है केंद्र और तुम्हें अपने बड़े भैया की बात माननी पड़ेगी। अब छोटा भाई कहे, राज्य कहे कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैम, वो कहने लग जाए तो फिर कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। और इस चीज को कौन बताएगा जाकर कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है? अच्छा, संवैधानिक तंत्र लिखना रह गया है, सॉरी बेटा, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ये लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। यहां पर अगर मैं आपसे अगेन यहां पर एक चीज बोलती हूं कि मैम ये बताएगा कौन स्टेट में, क्योंकि राष्ट्रपति तो स्टेट में रहते नहीं हैं, तो कौन बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो गई, यानी स्टेट संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसकी सूचना कि संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, इसकी सूचना को कहते हैं इंफॉर्मेशन। इसकी सूचना राज्यपाल जिन्हें आप कहते हैं गवर्नर, राज्यपाल रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को देते हैं। रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को देते हैं। उस रिपोर्ट में उस स्टेट का गवर्नर यह बताता है कि इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चे अगर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो आगे की तरफ आप यहां पे ये देखेंगे बेटा जी कि यहां पर अब आप कहेंगे कि घोषणा कौन करता है, तो घोषणा अगेन आपके करते हैं राष्ट्रपति जी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, तो घोषणा यहां पर भी कौन कर रहा है, राष्ट्रपति जी। घोषणा यहां पर भी कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट, लेकिन किसके कहने पर, राज्यपाल। और आपके राष्ट्रीय आपातकाल में किसके कहने पर बेटा जी, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से कि
किसके, मतलब मैंने आपसे पूछा है कि किसके कहने पर, तो मैम गवर्नर के कहने पर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय आपातकाल में किसके कहने पर, तो मैम वहां मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति से करते हैं। यहां पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या इस घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति चाहिए, क्या यहां पर भी कैबिनेट से परमिशन लेनी होगी? नहीं मैम, ध्यान से सुनो। राष्ट्रपति शासन की घोषणा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति नहीं चाहिए, लिखित अनुमति नहीं चाहिए, यानी रिटन अप्रूवल नहीं चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल ऑरल फॉर्म में कैबिनेट बोल सकती है लगाने के लिए। केवल कैबिनेट किसको बोल सकती है? प्रेसिडेंट को बोल सकती है कि आप विदाउट जो है, मतलब लिखित अनुमति नहीं चाहिए, अप्रूवल तो चाहिए लेकिन रिटन अप्रूवल नहीं चाहिए। लिखित अनुमति नहीं चाहिए, अनुमति तो चाहिए लेकिन लिखित नहीं चाहिए, ऑरल फॉर्म में चाहिए। लिख सकते हो आप, लिखित अनुमति नहीं चाहिए बल्कि मौखिक अनुमति यानी ऑरल अप्रूवल चाहिए। केवल इसकी जरूरत होती है कि मंत्रिमंडल कह दे कि हाँ भाई ठीक है, लगा दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब अगला हेडिंग क्या होगा मैम? अब घोषणा हो चुकी है तो अगला हेडिंग होगा अनुमोदन। अगली हेडिंग होगी मैम, अब जाना है अप्रूवल लेने। बताओ किससे लेंगे अप्रूवल? आप लोगों को मैं पूछूंगी अब अप्रूवल में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। किससे लेना है अप्रूवल? किस बहुमत से लेना है, मतलब कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? अप्रूवल लेने का समय कितना होता है? समय घोषणा के दिन से, घोषणा के दिन से। एक ये क्वेश्चन, सब क्वेश्चन के आंसर आप दोगे। ठीक है, घोषणा के दिन से कितना समय चाहिए अप्रूवल के लिए? और हां, एक बार अनुमोदन से अनुमोदन बेटा जी अप्रूवल, एक बार अनुमोदन से कितने समय तक लागू? एक क्वेश्चन ये बन गया। और एक इसकी मैम अधिकतम समयावधि, अधिकतम समयावधि, मैक्सिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन। अब यहां पे क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। हेडिंग यही रहेगी सबकी हेडिंग यही रहेगी। निखिल कह रहे हैं आप रिवीजन करवा रही हो? नहीं निखिल, मैं आपको राष्ट्रपति शासन पढ़ा रही हूं। रिवीजन इसलिए लग रहा है क्योंकि यही सब राष्ट्रीय आपातकाल का भी क्वेश्चन होता है, यही सब राष्ट्रीय आपातकाल का भी क्वेश्चन है। अप्रूवल का समय जो हम लेने जाएंगे वो लोकसभा और राज्यसभा से, बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है। बहुमत मैम यहां पर रहेगा साधारण, यानी सिंपल मेजॉरिटी मैम यहां पर रहेगी। यहां पे स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। समय घोषणा के दिन से, तो मैम यहां पर 2 मंथ्स हो जाएगा, 2 माह के अंदर अंदर। वहां पे कितना था बताओ जल्दी से? विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स। यहां पर एक बार अनुमोदन से 6 माह तक लागू। और यहां पे मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा मैम 3 इयर्स, 3 वर्ष। वहां पर था अनलिमिटेड, नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी। वहां पे 1 मंथ, स्पेशल मेजॉरिटी
6 माह तक लागू, यहां लिमिट है 3 इयर्स, वहां पर अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आपके किस में बनते हैं, यही सेम क्वेश्चंस मैम हमारे बनते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में। यही सेम क्वेश्चन किस में बनते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं प्यारे बच्चे कि जो आपका राष्ट्रपति शासन है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मैम अगर हम बात करते हैं तो ये पहली बार कहां पर लगा था, तो बेटा जी पहली बार ये लगा था पंजाब में। ठीक है, सबसे अधिक बार कहां लगा है, सबसे अधिक बार कहां पर लग चुका है, तो मैम यूपी और मणिपुर दोनों में लग चुका है 10 टाइम्स, 10 बार यूपी और मणिपुर में। ठीक है, उसके बाद मैम हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे कि इसका प्रभाव क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसका केवल एक ही इफेक्ट होता है, शक्तियों का केंद्रीयकरण, यानी यहां पर भी केंद्र पावरफुल हो जाता है, शक्तियों का केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है। क्या इसका फंडामेंटल राइट्स पे कोई प्रभाव पड़ता है, जी नहीं। क्या इसमें लोकसभा विधानसभा की ड्यूरेशन मतलब कार्यकाल को बढ़ाया जाता है, जी नहीं, नहीं किया जाता। यहां पे फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और आप ध्यान रखेंगे कि वापस कौन लेता है, तो इसको भी वापस राष्ट्रपति ले सकते हैं। हो गया खत्म आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं, आगे देखो, नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसमें हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, पहले हम लिख लेते हैं इसको कि क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी है। मैम फाइनेंशियल इमरजेंसी का आधार पढ़ना है हमें, ग्राउंड, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों लगती है। दूसरा, इसकी घोषणा कौन करता है। तीसरा, अनुमोदन किससे लेना होता है, अनुमोदन का समय, घोषणा के दिन से कितना होता है, घोषणा के दिन से, एक बार अनुमोदन से कितने समय तक लागू, कितने समय तक लागू। ठीक है, अनुमोदन जो लिया जाता है, अनुमोदन किस बहुमत से लिया जाता है, किस बहुमत या मेजॉरिटी, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैम आधार होता है वित्तीय अस्थिरता, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, वित्तीय अस्थिरता, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है मैम? बेटा जी इसका मतलब होता है, बेटा जी इसका मतलब होता है कि जब आपके देश के पास इतना भी पैसा ना बचे कि वो अपने नागरिकों की बेसिक नीड्स यानी जो सामान्य जरूरतें होती हैं उनको भी पूरा ना कर पाए, तो इसका मतलब आपका देश गरीब हो चुका है। जैसे आपने देखा था कोविड के समय लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन कोविड के समय पर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी क्योंकि सरकार ने इस सिचुएशन को संभाल लिया था। इस सिचुएशन को संभाल लिया था सरकार ने, और क्योंकि सरकार ने इस सिचुएशन को संभाल लिया इसलिए कहते हैं कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये भारत में आज तक नहीं लगी। भारत में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी, और ये बहुत ही गर्व की बात है बेटा जी कि आज तक सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई। यहां पे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी इसको नहीं कहते कि सरकार के पास में थोड़े से पैसे खत्म हो गए हैं, नहीं। आगे देखिए, अब घोषणा कौन करता है? अगेन आपके राष्ट्रपति जी, तभी तो ये राष्ट्रपति जी की पावर है। लेकिन मंत्रिमंडल की अनुमति के बाद, बल्कि मंत्रिमंडल की जगह वर्ड यूज करेंगे कैबिनेट, क्योंकि मंत्रिमंडल शब्द पूरे संविधान में केवल एक बार प्रयोग हुआ है, कैबिनेट की अनुमति के बाद। अब यहां पे कैसी अनुमति चाहिए? सेम, ऑरल, रिटर्न परमिशन नहीं चाहिए। रिटर्न परमिशन केवल नेशनल इमरजेंसी में चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा से लेना है। अनुमोदन का समय घोषणा के दिन से 2 माह, सेम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल, 2 माह के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स, एक बार अनुमोदन से असीमित समय तक लागू। यहां पे बार बार अप्रूवल की जरूरत नहीं है, असीमित समय के लिए लागू। यहां पे हर 6 महीने के बाद अप्रूवल की जरूरत नहीं है। किस मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से। भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है, ठीक है। अब यहां पे आता है कि इसका प्रभाव क्या होगा। अब आता है इसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट। सब में यही कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, प्रभाव, इफेक्ट। जब आपके घर में पैसों में कमी होती है तो क्या किया जाता है? खर्चों में कमी की जाती है। मैम खर्चे कम कर दिए जाते हैं और उतने ही पैसे में काम चलाया जाता है। तो आप कहोगे कि इसका इफेक्ट पहला लिखना, क्या किया जाता है? केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन में कमी को कहते हैं बेटा जी डिडक्ट द सैलरी ऑल एम्प्लॉयज ऑफ
सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन में, स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सबके वेतन में कटौती की जाती है, सबकी सैलरी को डिडक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों यानी जजेस, न्यायाधीशों यानी जजेस के वेतन में कमी, और इसको भी वापस कौन लेता है? वापस ले सकते हैं राष्ट्रपति जी। ये होती हैं आपके राष्ट्रपति जी की इमरजेंसी पावर्स। ठीक है? नहीं, राष्ट्रपति जी के वेतन में कमी तब होगी जब राष्ट्रपति इसके लिए कहेंगे सात्विक। ठीक है? और आप लोग रेगुलर अगर क्लासेस नहीं लेंगे तो बेटा इसमें फिर मेरी गलती नहीं है, चीजें समझ नहीं आएंगी। जो चीजें मैं आपको पहले दिन बता चुकी हूं आप नेक्स्ट डे पूछते हो। जैसे अब एक बच्चा पूछा अप्रूवल क्या होता है, बेटा मैंने कल ही बताया था अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति लेना। अप्रूवल का मतलब होता है पर आपकी स्वीकृति है या नहीं है इस चीज पर। ठीक है? अब आगे देखिए, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है राष्ट्रपति किसके साथ खत्म होगा? हमारी एक प्यारी सी स्माइली के साथ। क्लियर है? तो ये खत्म। अब आप क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको? मैंने कल ही बता दिया था वाइस प्रेसिडेंट, यानी अब आप मैम हमें पढ़ाएंगी उपराष्ट्रपति। और आपने ये हमें कल बताया था। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर स्माइलीज, थैंक यू। देखो अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं वाइस प्रेसिडेंट, तो प्यारे बच्चे किसका पार्ट है ये? मैम पार्ट 5 में ही है, यानी हम कह सकते हैं कि भाग 5, क्योंकि ये भी संघीय कार्यपालिका का ही पार्ट है। ठीक है? अब देखिए यहां पर वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि वाइस प्रेसिडेंट यानी यह पद कहां से लिया गया है? यह पद कहां से लिया गया है ये मैं आपको बता चुकी हूं, इसीलिए आपसे पूछूंगी। बताइए। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। दूसरा सर्वोच्च पद, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया। भारत का दूसरा, वेरी गुड मैम, यूएसए से, यानी लिख सकते हैं टेकन फ्रॉम यूएसए, टेकन फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? आगे भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, मतलब मैम ये राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है? अब बेटा जी आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे।
देयर शैल बी a vice president of India, a vice president of India, there shall be a vice president of India. भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, आर्टिकल 63 में कहा गया है। क्लियर है? आगे सुनिए। तो आर्टिकल 63 क्या है? 63 पढ़ाया नहीं, 63 क्या है? लो भाई 63 भी पढ़ा दिया। 64 में क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बड़ी अच्छी बात तुम्हें बताएगा, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका क्या मतलब है मैम? पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसको कहते हैं मैम? ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है आर्टिकल? तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उपराष्ट्रपति एक पद तो है, उपराष्ट्रपति पद नाम से एक संविधान में बात तो है, लेकिन मैम उपराष्ट्रपति के नाम से इनका कोई काम नहीं है। ये दो नामों से काम करते हैं, लेकिन अपना जो इनका मेन नाम है उससे ये कोई काम नहीं करते। एक तो मैम ये काम करते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में, और इसमें तो लेकिन पदेन सभापति लिखा है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। अगेन रिपीट करती हूं, इसका मतलब है कि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी उसके चेयरमैन होते हैं। मैम उपराष्ट्रपति दो नाम से काम करते हैं, एक तो राज्यसभा के सभापति, यही इनका मुख्य कार्य है, यही इनका मेन फंक्शन है, और इनको सैलरी भी सभापति की मिलती है, उपराष्ट्रपति की नहीं। और दूसरा काम ये कभी कभी करते हैं जब राष्ट्रपति जी अपने पद पर नहीं होते। जब राष्ट्रपति जी का पद खाली होता है तो मैम कभी कभी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। मैं ये बात लिख देती हूं कि आपके जो उपराष्ट्रपति हैं, इनके अगर हम कार्यों की बात करें तो उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं करते, सभापति यानी चेयरमैन के नाम से मुख्य कार्य होता है इनका, यानी मेन फंक्शन, यही इनका मुख्य कार्य है और इसी की इनको सैलरी भी मिलती है। लेकिन मैम कभी कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो इन दो रूपों में काम करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के नाम से कोई काम इनका नहीं होता। तो जब ये सभापति का काम करते हैं तो सभापति की सैलरी, और जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं तो मैम उस समय पर इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने पर राष्ट्रपति की सैलरी मिलती है, उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में मैम आर्टिकल 65 में क्या है, मैं पढ़ा चुकी हूं आपको वैसे ये आर्टिकल। जब राष्ट्रपति का पद
जब राष्ट्रपति का पद रिक्त को कहते हैं वैकेंट, द सीट ऑफ प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। किस रूप में मैम? एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। और ये आप हमें बता चुकी हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम। अब भैया हमें ये बताओ मैम कि आपका आर्टिकल 66 में क्या है। अब 66 के सब क्लॉज पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि एक सब क्लॉज में योग्यताएं हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का काम समझ में आया मैम? उपराष्ट्रपति का तो काम ही नहीं है, काम तो इनका सभापति और एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में है, इसीलिए इनको सैलरी भी उन्हीं की मिलती है। सभापति की सैलरी जयसिंह बेटा होती है 4 लाख रुपए। हाँ, ये 6 महीने मैक्सिमम राष्ट्रपति रह सकते हैं देव, बिल्कुल सही कमेंट है बेटा, ठीक है। आ जाओ फटाफट। आगे देखो यहां पर आर्टिकल 66 का सब क्लॉज 1, और इसमें दिया हुआ है इनका निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। इसका क्या मतलब होता है बताओ? इसका मतलब तो मैम ये होता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोटर्स होता है, कौन कौन मतदान करता है। तो सबसे पहले तो निर्वाचन कैसा होता है इनका बताओ जल्दी, आपको पता है क्योंकि ये बात मैं बता चुकी हूं। निर्वाचन कैसा होता है, निर्वाचन की पद्धति यानी मेथड कैसा होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चे, इनका जो मतदान होता है वो राष्ट्रपति की तरह गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट वोटिंग होती है, सीक्रेट वोटिंग। निर्वाचन कैसा होगा? वेरी गुड मैम, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा मैम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और मेथड क्या होगा? तो लिखेंगे सेम एज प्रेसिडेंट, सेम एज प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का होता है वही। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब यहां पे अब मैम वोटिंग कौन कौन करेगा, है ना? वोटिंग कौन कौन करेगा? तो बेटा जी अब हम बात करते हैं वोटिंग कौन कौन करेगा, मतलब वोटर्स कौन होंगे। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य all members of both house of parliament, यानी ऑल मेंबर्स का मतलब क्या है? सभी सदस्य का मतलब क्या है कि मैम निर्वाचित प्लस नॉमिनेटेड, निर्वाचित प्लस नॉमिनेटेड यानी मनोनीत,
इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। वहां पर केवल कैसे थे, इलेक्टेड, यानी हम इसको और शॉर्ट में लिखें, और शॉर्ट में बताओ मैम, तो और शॉर्ट में बेटा जी ऑल एमपीज। अब आपका अगला क्वेश्चन, क्या यहां पर एमएलए वोट करेंगे, नहीं करेंगे। क्या यहां एमएलसी वोट करेंगे, नहीं करेंगे। यहां केवल एमपी वोट करते हैं मैम, यहां एमएलए वोट नहीं करते और यहां एमएलसी वोट नहीं करते। एमएलसी तो कहीं भी नहीं करते मैम, वो तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी नहीं करते हैं। केवल संसद के दोनों सदनों, अगर किसी को दोनों सदन नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा जी लोकसभा और प्लस राज्यसभा, इनके जितने मेंबर्स होते हैं सब, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, सब वोट करेंगे यहां पर। ठीक है, आगे आइए बेटा। प्रस्तावक और अनुमोदक बताऊंगी मैं आपको क्वालिफिकेशंस में। अब यहां पे 66 का 1 लिखा है, आर्टिकल 66 का 2, इसमें क्या है, आर्टिकल 66 के सब क्लॉज 2 में क्या है, तो देखो 66 का 2 पढ़ने से पहले, क्योंकि ये उसी में ऐड हो जाएगा, या फिर लिख लो, इसमें लिखा है संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, डू नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर, यानी सेम मैम, ये एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, एमएलसी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो तो, लेकिन अगर हो तो क्या होगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है जो एमएलए है या एमपी है या एमएलसी है, तो क्या होगा। तो सेम प्यारे बच्चे आप लिखेंगे यहां पर, जिस दिन उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, उस दिन से उस सदन में जिसका वह सदस्य था, उसका पद रिक्त माना जाएगा। क्योंकि मैम एक व्यक्ति एक समय पर एक ही पद पर रह सकता है, यानी एमपी, एमएलए, एमएलसी भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो उस पोस्ट को, अपना पोस्ट जो है, अपना जो एक्वायर करेंगे, उस दिन से फिर उनका पद उस सदन में खाली हो जाएगा जिसके वो सदस्य थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आइए आर्टिकल 66 का सब क्लॉज 3, इसमें क्या है बेटा, क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस योग्यताएं, कि भाई आपको वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, योग्यताएं। पहला, फर्स्ट लिखिएगा, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया।
मिनिमम एज, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। आप कहोगे मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है, 35 ईयर्स, सेम एज प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु आपकी कितनी, 35 वर्ष। लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। अभी इंग्लिश भी लिख रही हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। पागल ना हो, दिवालिया ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, लेकिन सदस्य ना हो, लेकिन सदस्य ना हो। मतलब किसकी डिमांड होती है, केवल एलिजिबिलिटी की, मेंबरशिप की डिमांड नहीं होती है। डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, डू नॉट अनसाउंड माइंड, डू नॉट इंसॉल्वेंट, ये सब आपके प्रेसिडेंट में भी था। क्या डिफरेंस है केवल, क्या डिफरेंस है केवल, मैम वहां लोकसभा था और यहां राज्यसभा है। वहां लोकसभा का सदस्य बनने की एलिजिबिलिटी मांगी गई थी और यहां राज्यसभा का। यह आपको ध्यान रखना है। दिवालिया का मतलब होता है आर्थिक कसौटिया जी, बैंकरप्ट, जो बैंक से लोन लेते हैं और बैंक का लोन चुकाए बिना भाग जाते हैं। अब ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं और पूछ रहे हैं दिवालिया क्या होता है ना। और गलती किसकी होती है, टीचर की, क्योंकि मैम हम तो गलत हो ही नहीं सकते, हम तो हमेशा राइट होते हैं। टीचर कहता है कि डेली क्लासेस लो या फिर बीच में से क्लास मत लो, जहां से तुम्हारी क्लास छूटी है वहां से क्लास लो। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही बताती रहूंगी ना तो अगले साल पॉलिटी खत्म होगी, अगर तुम ऐसे ही लापरवाही करोगे तो। अभी तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि इतना है इतना है इतना है, लेकिन जब तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे ना फट 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 फट, जब तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तुम्हें लगेगा अरे वाह बहुत अच्छा पढ़ा हमने। क्योंकि समझ विकसित करना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ, विजय माल्या का एग्जाम्पल दिया था, देखो शुभम को याद भी है कि मैम आपने विजय माल्या का एग्जाम्पल दिया था। अब ये जितने छुट्टी वाले बच्चे हैं उनकी तो सच में ऑनलाइन कुटाई होनी चाहिए। अलग अलग बहाने होते हैं, मैम चाय पीनी है, मैम खाना खाना, मतलब तुम्हें मुंह ही तो चलाना है, तुम्हें खड़े नहीं रहना है, तुम्हें लिखना, तुम्हें सुनना है। खाना तुम देखते देखते भी खा सकते हो, पर नहीं, एकदम सुकून से खाएंगे मैम, टेस्ट भी तो आना चाहिए, है ना। हम सुधरने वाले नहीं हैं। आगे चलो, खत्म होने से पहले नहीं छोड़ूंगी, कल ही बोल दिया था तुम्हें। अब तुम्हारा बेटा यहां पे अगला क्वेश्चन रहेगा कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि आपके प्रेसिडेंट में होते हैं प्रस्तावक, मतलब जो नाम का प्रस्ताव लाते हैं कि किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, और एक होते हैं अनुमोदक जो इन प्रस्तावकों के प्रस्ताव को अनुमति देते हैं। इनको बोलते हैं बेटा जी प्रपोजर्स और इनको बोलते हैं सेकेंडर्स। तो ये कितने होते हैं 20, ये कितने होते हैं 20, और प्रेसिडेंट के लिए कितने थे बेटा जी 50-50। कितने थे बेटा जी 50-50 थे मैम। आगे सुनिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए जमानत राशि बेल अमाउंट कितनी होती है, सेम एज प्रेसिडेंट।
जितनी प्रेसिडेंट की होती है, कितनी? 15,000 रुपए। कहां डिपॉजिट करना होता है? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करनी होती है। अब मैम जमा तो हो गई, लेकिन हमने सुना है कि ये जो बेल अमाउंट है, ये जो जमानत राशि है, ये सीज्ड भी हो जाती है। सीज्ड जब्त कब होगी ये? तो जब कुल वैध मतों का, वैध मतलब टोटल वैलिड वोट्स, जब कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होगा, तो हमारी बेल अमाउंट आरबीआई अपने पास रख लेगी और वापस नहीं करेगी। जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सबको ये बेल अमाउंट आपके आरबीआई के पास रिजर्व्ड करनी होती है। ठीक है बेटा, अब जब्त कब होती है मैंने आपको बता दिया है। आगे आइए, आर्टिकल 67, पदावधि या कह लीजिए कार्यकाल, टेन्योर, सिंपल बताओ कितना होता है? मैम 5 इयर्स। लेकिन किस दिन से? पद ग्रहण के दिन से, पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन मैम वो अपनी पोस्ट पर बैठते हैं उस दिन से लेकर, ठीक है, पद ग्रहण के दिन से। नेक्स्ट, त्यागपत्र किसको देंगे? ये बच्चों का राष्ट्रपति में क्वेश्चन था, रेजिग्नेशन। क्या 5 वर्ष के पश्चात पद पर रह सकते हैं? बताइए जल्दी से। देखो यही तुम्हारी दिक्कत है। मैं पढ़ा रही हूं कार्यकाल तो कह रहे हैं बताओ शपथ कहां है मैम, है ना? तुम्हारा दिमाग जो है ना हमेशा आगे की तरफ भागता है। वेरी गुड मैम। पहले क्वेश्चन का आंसर आपने पूछा था, उसका आंसर होगा प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को देते हैं। क्या आपका 5 वर्ष के बाद पद पर रह सकते हैं? यस या नो? हाँ मैम, हाँ, यस, जब तक उनका उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी कौन होंगे? नए उपराष्ट्रपति, पद ग्रहण ना करे तब तक ये उसी पोस्ट पर रहेंगे, है ना, जब तक न्यू वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाएंगे। आगे आइए ध्यान से बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगी। जितना तुम टेंशन लोगे उतना ही तुम्हें लगेगा पता नहीं कितनी लंबी क्लास हो रही है। तुम केवल बैठ के पढ़ रहे हो, मेरे से पूछो, मैं लिख भी रही हूं और खड़ी हूं फिर भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। मतलब मुझे चिंता है तुम्हारे सिलेबस की, पर तुम्हें खुद चिंता नहीं है। चलो खत्म कर दो फिर। ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चा? कैसे करोगे आप मेहनत? बताओ, आपके एग्जाम में टाइम नहीं है और इसीलिए तो आपको कहा जा रहा है, वरना क्या शौक है मुझे भी 2 घंटे या 2.5 घंटे पढ़ाने का? हद करते हो बेटा। अब हम बात करते हैं इनका रिमूवेबल प्रोसेस, हटाए जाने की प्रक्रिया।
हटाए जाने की प्रक्रिया। अब भाई आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम इनके हटाए जाने की प्रक्रिया में आधार क्या होता है ना। मतलब जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो संवैधानिक तंत्र विफल होता है तब, तो यहां पे आधार क्या होगा, ग्राउंड बताओ। तो लिखिएगा यहां पर ग्राउंड। बहुत ही शानदार आंसर देने वाली हूं मैं। देखो, संविधान में कोई आधार निश्चित नहीं है, कोई आधार निश्चित नहीं है। मतलब संविधान ने डिफाइन ही नहीं किया है कि इनको किस आधार पे हटाया जाएगा, यह संविधान ने डिसाइड नहीं किया है, संविधान द्वारा निश्चित नहीं है। तो कौन हटाता है? इनको हटाने की शक्ति राज्यसभा को दी गई है। राज्यसभा जो आधार सही समझे उस आधार पर इन्हें हटा सकती है, इन्हें हटा सकती है। यानी पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी बेस उसको ठीक लगेगा वो हटा सकती है इनको, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से सुनिए, इनको हटाने के प्रस्ताव की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? तो बेटा सेम 14 दिन पहले, बिफोर 14 डेज, बिफोर 14 डेज। इनको सूचना देने के बाद क्या होगा मैम? प्रस्ताव पेश होगा। तो बताओ प्रस्ताव कहां पेश होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हटाने का जो प्रस्ताव है ये पेश कहां पर होगा? पेश करने को कहते हैं बेटा जी इंट्रोड्यूस्ड। तो ये होगा राज्यसभा में, ये कभी भी लोकसभा में नहीं होगा, राज्यसभा में पेश होगा। ठीक है, पहला। फिर उसके बाद क्या होगा मैम? राज्यसभा में चर्चा यानी डिस्कशन, चर्चा होगी। फिर क्या होगा मैम? प्रस्ताव पारित होगा, प्रस्ताव पारित, पास्ड द मोशन। कहां से? राज्यसभा से। किस बहुमत से? साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से पास होगा। यहां पे इस विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या मैम ये लोकसभा में जाएगा? जी हां, फिर लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा में क्या होगा? फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा की केवल सहमति मिलने पर उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। यानी लोकसभा में प्रस्ताव पेश नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी, केवल लोकसभा सहमति दे देगी। उसी से प्यारे बच्चे ध्यान रखना है कि आपके उपराष्ट्रपति हट जाएंगे, उसी से हट जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनको हटाया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना,
उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति। जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है, इनकी भी तो हो सकती है। फुलफिल द वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि पद रिक्ति का कारण, पद रिक्ति का कारण क्या होता है। रीजन ऑफ वैकेंट द पोस्ट। पहला डेथ, मृत्यु। दूसरा रिजाइन, त्यागपत्र। चौथा तीसरा रिमूवेबल प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया। और नेक्स्ट लिखेगा अदर रीजंस, अदर रीजन, कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैम कार्यवाहक उपराष्ट्रपति आते हैं। जी नहीं बेटा, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। क्या? एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा कोई पद नहीं होता, ऐसा कोई पद नहीं होता। तो फिर कैसे फुलफिल होगी वैकेंसी? फुलफिल द वैकेंसी कैसे की जाएगी? लिखो, जल्दी से जल्दी या शीघ्र, हाँ जल्दी से जल्दी भी लिख सकते हो, जल्दी से जल्दी, एज सून एज नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कराए जाएंगे। तो क्या मैम तब तक ये पोस्ट खाली रहेगी? नहीं बेटा, नहीं। आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है इसमें एक होते हैं सभापति, जिन्हें आप कहते हैं चेयरमैन, और वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और एक होते हैं बेटा जी यहां राज्यसभा में उपसभापति, यानी वाइस चेयरमैन। तो बेटा जब आपके इनका पद खाली होता है, पद रिक्त, तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करते हैं, सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए हमें एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ये सीट आपकी फुलफिल हो जाती है। ठीक है? और और ये जो सभापति हैं ये कौन होते हैं? ये सभापति मैम उपराष्ट्रपति ही तो होते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति या सभापति का पद रिक्त होता है तो उपसभापति, जो कि आपके राज्यसभा में केवल इसीलिए ही बनाए जाते हैं कि इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाए, यानी चेयरमैन का पद खाली हो जाए, या हम कह सकते हैं सभापति का पद खाली हो जाए, तो वो यहां पर बैठ सकें। ठीक है? छवि, अगर उपसभापति नहीं होते हैं तो फिर आपके राज्यसभा के सदस्यों में से राष्ट्रपति किसी एक को यहां पर सभापति बना देते हैं, अगर उपसभापति भी ना हो। छवि चौधरी का क्वेश्चन था ये।
ये छवि चौधरी का क्वेश्चन था, तो छवि आपके प्रश्न का उत्तर यही है। ठीक है, अगर वाइस चेयरमैन नहीं होंगे बेटा, तो मैं आपको बता चुकी हूं कि अगर सभापति नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को एज अ चेयरमैन राज्यसभा का कार्यभार सौंप सकते हैं। तो ये आपका था उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं और कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और आपका जो है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद एक साथ पढ़ेंगे 4 चैप्टर। मैम कैसे पॉसिबल है? कल बताऊंगी कैसे पॉसिबल है। तो आज इतना ही रखते हैं, आज का इतना ही वादा था, इसलिए तुमसे और ज्यादा मैं नहीं कहूंगी। ठीक है बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब है आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना, और संडे को क्लासेस होंगी। आज मैं आपको छोड़ रही। अच्छा, एक चीज रह गई है। सॉरी, रुकना जरा। एक चीज बेटा जी रह गई है, रुक जाना, अभी जाना मत। मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया? 67 तक। ठीक है, आगे सुनिए। शपथ रह गई है राष्ट्रपति की 69, और वेतन रह गया है। थोड़ा सा और रुक जाना। आर्टिकल 69 शपथ यानी ओथ। बेटा प्लीज इनको नोट कर लेना, छोटे छोटे से पॉइंट हैं। कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। इंग्लिश में लिख सकते हो, टेक द ओथ फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, लिख लेना प्यारे बच्चे 69। अब इनका वेतन एवं भत्ते। तो बेटा जी क्योंकि इनको जो सैलरी मिलती है वो किसकी मिलती है? मैम इनको सैलरी मिलती है सभापति की। और बेटा जी वो दी गई है आर्टिकल 97 में। तो इनकी जो सैलरी है वो होती है 4 लाख रुपए प्रति माह, यानी पर मंथ। ठीक है, कहां से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहां से इनकी दी जाती है सैलरी। ठीक बेटा, आगे देखो। भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है, लेकिन किस रूप में? सभापति के रूप में। तो ये बात खत्म। और जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं तब इनको प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है 5 लाख रुपए। तो बस इतना रह गया था, बाकी आपका यहां पे इतना इनफ है। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए। आर्टिकल 89 में क्या है निशा? आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति से संबंधित है, लेकिन आप शायद भूल रही हैं, मैंने यहां लिखवाया है पदेन सभापति, मैंने सभापति नहीं लिखवाया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।